हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट वेंचर में आप सबका स्वागत है। एनवायरनमेंट की रिवीजन सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। निश्चित तौर पर इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो बात नहीं समझ में आती है उसको आप अपने स्तर पर क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वे क्रियाएं जो विद्यालय में शिक्षण के साथ शुरू होती हैं क्या कहलाती हैं? ये क्रियाएं पाठ्यसहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण जन चेतना दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण जन चेतना दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया? तो वृक्षारोपण अभियान आपका 19 अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो गंगा वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड सभी में प्रयोग किया गया है, इसलिए याद रखिएगा, केवल उत्तर प्रदेश मत टिक करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यदि हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उसे व्यायाम कराना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे फ्रॉबेल महोदय का है। ये बात याद रखेंगे, जो खेल के साथ शिक्षा के पक्षधर थे। किस निम्न में से सामुदायिक कार्य कौन सा है? तो वृक्षारोपण करना, जल संग्रहण करना, रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग करना। रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करना, क्या ये चीज आपको लग रही है कि ये आपके पर्यावरण संरक्षण के सामुदायिक कार्यों में आती है? तो इसमें प्रयोग ना करना होगा तो आप इसको टिक करेंगे, अन्यथा आप ये सभी टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं ये सभी टिक कर रहा हूँ। वैसे वृक्षारोपण करना आपका जल सामुदायिक कार्य में आता है। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? तो सामूहिक भी अवलोकन होता है, समूह का भी होता है और विशिष्ट अवलोकन भी होता है। ये सभी प्रत्यक्ष अवलोकन के प्रकार हैं। ऑप्शन डी होगा। अभिवृत्ति मापी की विशेषता होती है। अभिवृत्ति मापी होता क्या है? तो अभिवृत्ति मापी किसी व्यक्ति की मापने की जो स्केल है व्यक्तित्व मापन की, वो अर्थवादी होता है, सरल और संक्षिप्त होता है। ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो जो हमारा प्रत्यक्ष अवलोकन है उसको हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे अवलोकन जो किसी अवलोकिक द्वारा नहीं किया जाता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, वो कैसा अवलोकन है? तो जो हम दूसरे से जानकारी लेंगे वो अप्रत्यक्ष अवलोकन होगा, क्योंकि उसमें हमने अवलोकन नहीं किया है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियों में हैं? तो इसके अनुसार लगभग 16,640 पादप प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियों में आ चुकी हैं। जंगल में आग किस मौसम में अधिकांशता लगती है? तो जंगल की आग बेसिकली अप्रैल और जून में लगती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुजरात पे है और ये हमारा लॉयन के लिए जाना जाता है, शेर के लिए जाना जाता है। सुंदरबन बाग परियोजना कहाँ है? सुंदरबन बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? तो भारत में 2063 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, ये बात किसने कही है? तो ये बात सर जॉन एडम्स ने कही है। निम्न में से चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ों के बचाव से संबंधित है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का विशेष योगदान है। मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो मेधा पाटेकर जी का संबंध नर्मदा आंदोलन से है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, एम एस स्वामीनाथन भी हैं, सलीम अली हैं, वर्गीस कुरियन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चारों लोगों को पढ़ने के बाद हम देखें तो वर्गीस कुरियन हमारे जो हैं वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है वो हमारा उत्तराखंड में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो इसे हमने वर्ष 1922 में आयोजित किया है। रियो घोषणा 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? यानी रियो घोषणा जो की गई है उसका प्रथम शीर्षक क्या है? तो उसका था द फ्यूचर वी वांट, हमें भविष्य चाहिए। चिपको आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन के पीछे वनों की सुरक्षा का उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य था। ये बात याद रखेंगे। तो वनों की सुरक्षा इसके पीछे थी और ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पर ये सभी टिक नहीं करेंगे, ये गलत ऑप्शन है।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनईपी का मुख्यालय हमारा नैरोबी में है। 2002 जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो जोहान्सबर्ग का पृथ्वी सम्मेलन आपके वायु प्रदूषण, स्वच्छता, विकास के लिए जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये बात चिपको आंदोलन का नारा था। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, तो अपिको आंदोलन है या नर्मदा बचाओ आंदोलन है या चिपको आंदोलन है। तो इन तीनों आंदोलनों में अगर आप देखें तो अपिको आंदोलन दक्षिण भारत से संबंधित है, इसलिए केवल अपिको आंदोलन को टिक करेंगे, ये सभी टिक नहीं करेंगे। पर पादप संरक्षण से कौन सा आंदोलन संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण का मतलब पेड़ों का संरक्षण है, इसमें चिपको आंदोलन सम्मिलित है, क्योंकि चिपको आंदोलन में ही ये बात बताई गई थी कि पेड़ काटने से बचाया जाए। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो विश्व जलवायु सम्मेलन हमारा 1979 में हुआ। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, तो इसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो हमारा 1997 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, जो छात्रों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि ज़्यादा उपयोगी है? तो वाद विवाद प्रतियोगिता या गायन प्रतियोगिता या ऐतिहासिक स्मरण भ्रमण प्रतियोगिता या अपनी कक्षा में विचारों को प्रकट करने के अवसर देने की उपयोगिता। तो छात्रों का सामाजिक विकास करने की बात करी गई है। तो जब बच्चों का सामाजिक विकास किया जाएगा तो ऐसी जगह पे हमें ऐतिहासिक भ्रमण करने आवश्यक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। चिल्का बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? चिल्का क्या है? तो ये 1992 में शुरू हुआ। चिल्का लेक उड़ीसा की खारे पानी की झील है, ये बात याद रखेंगे। ये खारे पानी की झील है और ये झील हमारी उड़ीसा में पाई जाती है, इस बात का याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो जो जंगल बचाओ आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा बिहार में हुआ। निम्नलिखित में नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से वैसे तो मेधा पाटेकर जी संबंधित हैं, लेकिन अगर उनका नाम ना हो तो बाबा आमटे का नाम इसमें लिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण इंजीनियर के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो जो पर्यावरण इंजीनियर के नाम से हैं वो जीडी अग्रवाल हैं और इन्हें हम टिक करेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है? तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, इसे हम ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो यह पुरस्कार 1989 में प्रारंभ किया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई है? इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1987 में की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रथम भारतीय जिसे गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है वो कौन है? तो मेधा पाटेकर जी हैं, जिन्हें प्रथम गोल्डन पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार हमारा यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो जो सलीम अली वन्य जीव पुरस्कार है, ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये संघर्ष हमारा 1990 में प्रारंभ हुआ। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 49 में साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन ये हमारा 1978 में प्रारंभ हुआ है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ओजोन परत के लिए हमारा वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ है। पर्यावरण जागरूकता किस में क्या आता है? तो पर्यावरण जागरूकता में विकास करता है। तो जागरूकता हमें तभी आएगी जब हम पर्यावरण की समस्याओं को जानेंगे, जो कि हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है। ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण जागरूकता का घटक है जैविक घटक, भौतिक घटक, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो जलवायु चेंज पे कानकुन सम्मेलन का आयोजन 2005 में किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आंदोलन हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को बताते हुए इसको
आंदोलन लिया गया, ये क्योटो प्रोटोकॉल है। ये क्योटो प्रोटोकॉल है जिसमें कि पर्यावरण में जलवायु प्रदूषण होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इस विषय पर जागरूकता लाने के लिए क्योटो सम्मेलन लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति व्यक्त की? तो एजेंडा 21 पे एजेंडा 21 पे 182 देशों ने सहमति प्रदान की है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना 1952 में की गई है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये पार्क उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा पार्क आसाम में है। पेरियार शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये इडुक्की के पास पड़ता है, जिसे हम केरल में पाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पार्कों की कितनी संख्या है? यानी भारत में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? तो 102 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ये जो अभयारण्य हैं, ये ध्यान रखिए किस बात के लिए हैं। अभयारण्य, अरण्य मतलब जंगल और अभय मतलब जहाँ बिना डर के हो। तो ऐसा जंगल जहाँ वन्य जीव बिना डर के घूम सकता है, उसे हम अभयारण्य कहते हैं। और देश के जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? इन्हें बायो रिजर्व एरियाज कहते हैं। तो ये बायो रिजर्व एरियाज हमारे पास 45 हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। गिर वन फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में शैक्षिक क्रियाएं हैं, तो सेमिनार, गोष्ठी, वाद विवाद, ये सभी शैक्षिक क्रियाएं हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण में सहगामी क्रियाओं में उपयोगिता है, तो किनकी उपयोगिता है? तो इसमें हमें सबकी उपयोगिता है, इसलिए ये सभी टिक करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा क्या होता है? विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये सभी होता है, इसलिए हम ये सभी को टिक करेंगे। रुचियों का विकास, अवकाश का सदुपयोग, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। कुछ छात्र विद्यालय सामाजिक गतिविधि में हमेशा अधिकाधिक स्वयं योगदान देते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए, समाज में विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, किस वजह से ये छात्र अधिकाधिक योगदान देते हैं? तो ये विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं है? तो व्यायाम भी है, प्रतियोगिता और भ्रमण, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं। ध्यान रखिएगा, अभिन्न अंग मतलब इनके बिना शिक्षण नहीं कार्यरत किया जा सकता। निम्नलिखित में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में क्या सत्य है? कि ये सामाजिक विकास करती हैं, मनोरंजन देती हैं और विद्यालय और समाज के बीच संबंध बनाती हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को सही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा साधन विद्यालय और समाज को निकट लाने में सहायक है? तो समाज और विद्यालय निकट आए, इसके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं करना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान नहीं होता, कुशल संचालक नहीं होते, छात्रों में प्रेरणा नहीं होती, ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी को सही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में असत्य है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चों को क्या नहीं होता है, ये देखना है आपको। तो इससे बालक शक्ति का सदुपयोग करना सीखता है, ठीक है। इससे बालक, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि बालक का चारित्रिक विकास नहीं हो पाता, ऐसा कहाँ है? इसीलिए ऑप्शन बी को ही हम सही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं? तो वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत नाट्य क्रियाएं, परिभ्रमण, ये सभी होती हैं, ऑप्शन डी टिक करेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? तो बहुत ही व्यापक है मूल्यांकन प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन बी टिक करेंगे। कौन सी परीक्षा परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित है? परिमाणात्मक है, यानी अमाउंट को देखा जा रहा है। तो जब हम अमाउंट को देखेंगे तो चाहे हम मौखिक ले लें परीक्षा, चाहे प्रयोगात्मक और चाहे लिखित, इसलिए सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत है? तो जब हम गुणात्मक में देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो हम क्वालिटी देख रहे हैं कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट क्वालिटी का है।
तो संचयी आलेख बनाना, जांच सूची बनाना, रेटिंग स्केल बनाना, सब कुछ होगा, ऑप्शन डी में आ जाएगा। निम्न में से किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग हम दर्शन शास्त्र में नहीं कर सकते, इसलिए ए और सी में कर पाएंगे, ऑप्शन डी को सही करेंगे। मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है? तो मूल्यांकन के संदर्भ में ये बात गलत है कि यहाँ पर मूल्यांकन प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है, अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है, ठीक है। मूल्यांकन व्यापक और निरंतर चलता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन शिक्षक को उद्देश्य केंद्रित बनाता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में, यही बात गलत है। यानी 81 नंबर पर हम इसी को टिक करेंगे कि ये एक गैर तकनीकी शब्द है, ये बात गलत है। शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिणाम मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय हैं कि नहीं। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारी गुडविल और क्लास महोदय ने कही है। मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? तो मूल्यांकन की विशेषताओं में केवल कक्षा तक सीमित है, ये बात सच नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो आकलन की प्रक्रिया के अंग में हम वैज्ञानिक तार्किकता, संप्रेषण, छात्राकलन, अवधारणाएं, क्या चीजें नहीं आती हैं? तो यहाँ पर छात्र और आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है। तार्किकता भी होती है, संप्रेषण भी होता है, अवधारणाएं और क्रियाएं भी हैं। आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आदर्श मूल्यांकन में क्या नहीं होगा? तो आदर्श मूल्यांकन हमारा विस्तृत रूप में हो ये आवश्यक नहीं है, मूल्यांकन कैसा भी हो सकता है। इस्टफल बम मॉडल के चारों प्रकारों में कौन सा एक प्रकार सत्य नहीं है? तो इनमें से जो उत्पादक हैं उसमें अदा मूल्यांकन सही नहीं है। कौन सा स्टेक मॉडल का चरण नहीं है? तो स्टेक मॉडल के चरण में हमारा पूर्ववर्ती उत्पाद और परिणाम चरण सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन हमारा उत्पाद चरण उसमें नहीं आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रविधि है। अगर किसी व्यक्ति के पाठ्यक्रम का हम मूल्यांकन करते हैं किसी विषय के, तो हम प्रश्नावली से, साक्षात्कार से, प्रेषण से कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में क्या बात सही नहीं है? सही है। तो प्रश्नों की संख्या कम होती है, वस्तुनिष्ठ में प्रश्नों की संख्या कम नहीं होती है, ये बात ही आप समझ लीजिए पहले। और परीक्षण और परीक्षक दोनों स्वतंत्र होते हैं। परीक्षण सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन होता है, इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो सही पूछा गया है, इसलिए हम अधिक संख्या लगाएंगे, ये बात ऑप्शन डी में आएगी। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन में साक्ष्यों को एकत्र करके उनकी व्याख्या करता है। ये बात किस विद्वान द्वारा कही गई है? तो ये क्यू लैन और हैना के द्वारा कहा गया है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है? तो पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उद्देश्य केंद्रित मानक में हमारा टायलर का मापन है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन CIPP कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का मॉडल है? तो ये मॉडल हमारा इस्टफल बीम मॉडल कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार नहीं है? निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो संगठित और तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, संबंध स्थापित करने वाले प्रश्न होते हैं, समस्या समाधान वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन साधारण पुनः स्मरण प्रश्न नहीं होते, ऑप्शन डी को सही कर देंगे। पहचानात्मक प्रश्न किस प्रकार का नहीं है? तो ये जो पहचानात्मक प्रश्न हैं उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें मिलान वाले शब्द, बहुविकल्पीय, सत्य सत्य आते हैं, साधारण पुनः स्मरण जैसा प्रश्न नहीं होता है।
निम्नलिखित में किस प्रकार से अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है? तो अगर हम अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान को देखना चाहते हैं, तो हम उनके साधारण पुनर्स्मरण की ताकत को देखेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों में समावेश कितने रूपों का है? यानी निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर कितने तरीके के हो सकते हैं और उनमें से कितने तरीके के प्रकार हो सकते हैं? तो ये 3 तरीके के होते हैं, यानी एक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। तो यहाँ पर आपके निबंधात्मक प्रश्न हो जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। कौन-सी विशेषता इसकी नहीं है? अधिकांश समय चिंतन और लेखन में लगता है, ये तो है। मानक स्थापित करना असंभव है। तो क्या परीक्षण मानक निबंधात्मक प्रश्नों के लिए स्थापित नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। परीक्षण सीमित समय में पाठ्यवस्तु का मूल्यांकन होता है, यानी सीमित समय में हम पढ़ी हुई वस्तु का मूल्यांकन यहाँ पर कर पाते हैं। और परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, तो अनुमान हमारा निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं लगता, इस कारण ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन-सा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है? साधारण पुनः स्मरण, अनुपातात्मक प्रश्न। तो अनुपातात्मक प्रश्न हमारे ऐसे नहीं हैं, बाकी साधारण पुनः स्मरण प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति और संबंध स्थापित प्रश्न होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन-सा मूल्यांकन के उपकरण की प्रविधि नहीं है? तो मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि में क्या चीज़ें नहीं आती हैं? तो अगर आप इसे देखें, तो यहाँ पर अनुपातात्मक प्रश्न इसमें नहीं आते हैं। स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? तो स्वयं आलेख उपकरण अगर आप स्वयं से उस चीज़ को लिख रहे हैं, तो आप गुड़िया का खेल उसमें नहीं सम्मिलित कर सकते। मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? तो रोर्सा का परीक्षण है, वाक्य पूर्ति टीएटी परीक्षण है और वाक्य प्रत्यक्ष प्रश्न परीक्षण वहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन के विषय में क्या बात सत्य नहीं है? तो अंक देने के बाद मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन है, ठीक है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। मूल्यांकन एक साधन है या मूल्यांकन एक साध्य है? तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि मूल्यांकन एक साध्य है, इसलिए मूल्यांकन एक साधन है, ये बात सच नहीं होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मापन के विषय में कौन-सा तथ्य गलत है? मापन एक निश्चित समय में होता है, मापन में समय, धन और श्रम की बचत होती है, मापन एक साध्य है, मापन एक साधन है, तो मापन एक साध्य के विषय में देखा गया है, इसलिए मापन को साधन मानने के लिए हम तैयार नहीं होंगे और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मापन एक साध्य है। अवलोकन के संदर्भ में क्या बात सत्य नहीं है? तो अवलोकन का मतलब है हम बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। अवलोकन पूर्णता की भावना को विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचानता है, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को विस्तृत बनाता है। अवलोकन के लिए निश्चित समय होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अवलोकन किसी भी समय हो सकता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन से प्रकार का प्रश्न विद्यार्थी की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है? तो जो साधारण पुनः स्मरण शक्ति प्रश्न है, वो इस बात को देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है, तो जो इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है वो कैद होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नया व्यवसाय या नौकरी करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो वो इंटर्न ही होता है, इसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। किसी अवधि में सीखी गई मूल सामग्री उसके भविष्य के निर्माण में सहायक होती है, यानी जो शुरुआत में हम चीज़ें सीखते हैं, वो हमारे भविष्य निर्माण में आती हैं, तो किस अवधि में? वो इंटर्नशिप की अवधि होती है, जिसमें हम नई चीज़ों को सीखते हैं। इंटर्नशिप में क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होती है। ये खासकर इंटर्नशिप किस एरिया में उपयोगी होती है? तो ये व्यावसायिक एरिया में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इंटर्नशिप की अवधि कितनी देर की हो सकती है? तो इंटर्नशिप बेसिकली हमारा 6 माह का होता है। कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकों के आधार पर वास्तविक कार्य का अनुभव देने में क्या चीज़ होती है? तो कॉलेजों में पढ़ाई गई पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में अक्षम होती हैं। छात्रों को क्षेत्र कार्य, गृह कार्य, पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इंटर्नशिप का प्रयोग किया जा सकता है। जो विद्यालय में छूटा है, उसे बच्चा व्यक्तिगत रूप से वास्तविक ज़िंदगी में सीख सकता है। किस संगठन में इंटर्न का रूप मिलता है? किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है,
तो किसी संगठन में अगर आप देखें तो इंटर्न के रूप में सहकर्मी के कार्य मिलते हैं। काजीरंगा आसाम का जो पार्क है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात जो है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए कौन सा पार्क है? तो जंगली गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान का जो मेला है उसे राजस्थान का मेला जो लगता है वहाँ पर जंगली गधों का मेला लगता है। किस समूह के जीव सर्वाधिक संकट में हैं? तो वर्तमान समय में जो जीव सर्वाधिक संकट में हैं वो सरीसृप वर्ग के हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघ परियोजना कब चलाई गई? तो बाघ परियोजना का विकास हमारा 1975 में किया गया है। जीवमंडल में टाइगर प्रोजेक्ट की रिजर्व की स्थापना कब हुई है? तो ये स्थापना हमारी 1986 में की गई है। भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है। तो जैव विविधता जो है उसके लिए मुख्य खतरा वास स्थान की हानि यानी हैबिटाट का नुकसान है। जहाँ पर जानवर पलता और बढ़ता है वहाँ पर अगर नुकसान होता है तो जैव विविधता खत्म होगी। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। सुंदरबन डेल्टा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ बंगाल टाइगर के लिए ये डेल्टा प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा वास स्थान की हानि है। रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजातियों का विवरण किस रंग से लिखा जाता है? तो यह विवरण हमारा सफेद रंग से लिखा जाता है। भारत में कौन सी जीव विलुप्त प्रजाति की हो रही है? तो भारत में जो विलुप्त प्रजाति के जीव हैं उनमें तेंदुआ आ रहा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह अधिनियम भारत में 1976 में बनाया गया। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में है। सुमेलित कौन नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। जिम कार्बेट उत्तरांचल में, बांदीपुर केरल में और मानस असम में। तो इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर जो है ये हमारा केरल में नहीं है। लॉयड वनस्पति उद्यान स्थित है। तो लॉयड वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये उद्यान हमारा दार्जिलिंग में है। मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो मगरमच्छ बेसिकली नदियों में पाए जाते हैं। नदियों ध्यान रखेंगे, मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए कुकरैल लखनऊ फेमस है। यहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियालों को पाला जाता है। भारत में जैव विविधता के वर्ग सर्वाधिक हैं, यानी किस तरीके के जंतुओं में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हमारी कीट पतंगों में पाई जाती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हमारा 22 मई को मनाया जाता है। चावल मूल पौधा कहाँ का है? यानी चावल का विकास हमारा कहाँ से हुआ है? तो चावल चीन से विकसित हुआ है। अपिको आंदोलन पश्चिम घाट में कब प्रारंभ हुआ है? तो जो अपिको आंदोलन है उसका प्रारंभ 1988 में हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये पार्क हमारा उत्तरांचल में स्थित है। IUCN ये किस बात के लिए शब्द है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को IUCN कहते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय हमारा मोरगस स्विट्जरलैंड में है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ये कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा संचालित है। एक जीवमंडल परिक्षेत्र में क्या-क्या आता है? तो एक जीवमंडल परिक्षेत्र में फूलों की घाटी आती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ भी समाप्त होती है। आपके रिवीजन की सीरीज के साथ ही एनवायरमेंटल स्टडी का संपूर्ण मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। अब आपकी बारी है, अपनी पढ़ाई करिए और अपने मार्क्स सिक्योर करिए। थैंक यू।